ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तेहरान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी से 13 लोगों की मौत। शरीफ यूनिवर्सिटी पर भी हवाई हमला। इजरायल यूएई ने किया भी ये अलर्ट जारी किया। बीजेपी के चुनाव प्रचार के अंतिम वक्त पर आई तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। असम में 9 अप्रैल को होना है मतदान। पश्चिम बंगाल न्यायिक अधिकारियों बंधक मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मुख्य सचिव, डीजीपी, जिलाधिकारी और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस किया गया है जारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां तेहरान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी। तेहरान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी से 13 लोगों की मौत। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर हवाई हमला। इजरायल यूएई ने भी अलर्ट जारी किया। कोम के रिहायशी इलाके में हुए हमले में 5 लोगों की हुई मौत। तेहरान की सुबह धमाकों की गूंज से दहल उठी, जब तड़के हुए हवाई हमले ने पूरे शहर में डर और अनिश्चितता फैला दी। वहीं तेहरान के पास इस्लाम शहर में हुए एक बड़े हमले में कम से कम 13 लोगों की जान चली गई। हमले के बाद इलाके में भारी तबाही का मंजर है और राहत व बचाव कार्य जारी है। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कुछ के अभी भी दबे होने की आशंका है। इसी दौरान तेहरान स्थित शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया के अनुसार हमले में विश्वविद्यालय की कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही पास स्थित गैस वितरण केंद्र भी प्रभावित हुआ है। हालांकि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर असल लक्ष्य क्या था, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। युद्ध के चलते देश भर के शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और सभी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं, जिससे कैंपस पहले से ही खाली था। स्थानीय लोगों के अनुसार कई घंटों तक आसमान में नीचे उड़ते लड़ाकू विमानों की आवाजें गूंजती रहीं, जिससे हालात और भयावह हो गए। गौरतलब है कि इस यूनिवर्सिटी पर पहले भी कई देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, क्योंकि इसका नाम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और सैन्य अनुसंधान से जोड़ा जा रहा है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से ईरान की अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नियंत्रण में है। इधर इजरायल में सुरक्षा एजेंसियों ने एक मिसाइल अलर्ट जारी किया है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भी 2 बार ऐसे अलर्ट बजाए गए हैं। वहां एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया है, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया है कि ईरान की ओर से किस लक्ष्य को निशाना बनाया गया है। कुवैत ने भी दावा किया है कि उसने रात भर कई बार अपनी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए संभावित खतरों को रोका है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, लगातार हमले जारी हैं, वहीं अब बताया जा रहा है कि तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर हवाई हमला किया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 8 अप्रैल को जब नाटो चीफ की अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, उसी वक्त मुझे लगता है कि इस युद्ध की अंतिम पटकथा लिख दी जाएगी। और जैसा कि कल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर ईरान को धमकी भी दी है कि मंगलवार का दिन जो है ईरान के लिए बहुत खास होने वाला है। उसके ब्रिज और उसके जो पावर प्रोजेक्ट हैं उन पर अमेरिकी हमले जारी रहेंगे तब तक जब तक कि ईरान अपनी ओर से समझौते की कोशिश न कर ले। लेकिन ईरान जो है अभी भी फिलहाल बाज नहीं आ रहा है और मध्य पूर्व के जो अमेरिकी सहयोगी देश हैं उन पर भी हमला लगातार कर रहा है। हालांकि कल तेहरान के रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 13 लोगों की मौत हो गई है। और उधर इजराइल और यूएई ने भी अलर्ट जारी किया था, जिसमें ईरानी हमले में शायद इजराइल के रिहायशी हमले में रिहायशी इलाके में हुए हमले में लगभग 5 लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसे में आज सोमवार है और कल का दिन जो ट्रंप ने बताया है कि वो ईरान के लिए बहुत खास रहने वाला है। ऐसे में ईरान की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं समझौते के लिए, देखने वाली बात है। फिलहाल तो जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। जी अंकिता। ठीक है मनीष, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, तेहरान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी से 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजरायल यूएई ने भी अलर्ट जारी किया है और कोम के रिहायशी इलाकों में हमले में 5 लोगों की भी मौत हो चुकी है।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर यूपी में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चलना तय। अब विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू होगी प्रक्रिया। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और आरक्षण की प्रक्रिया भी अधूरी। 26 मई तक है कार्यकाल। प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का विकल्प ही अब बचा हुआ है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अब निर्धारित समय पर नई पंचायतों का गठन संभव नहीं रह गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। इसकी पुष्टि दबी जुबान से उच्च पदस्थ सूत्र भी कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों का फोकस वर्ष 2027 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के आम चुनाव पर है। कोई भी पार्टी स्थानीय चुनाव में नहीं उलझना चाह रही है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचन का कार्यकाल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए फाइनल मतदाता सूची 15 अप्रैल को प्रकाशित होगी। चुनाव से पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो जानी चाहिए। इस सबके एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले एक नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं सकती है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा परिस्थितियों में प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का विकल्प ही अब बचा हुआ है। अगर कार्यकाल बढ़ाने में किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन आई तो प्रशासक भी बैठाए जा सकते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा की ओर से भी पंचायत चुनाव कराने की कोई मांग नहीं उठ रही है। हालांकि चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव टलना तय हो गया है, क्या कारण हो सकता है कि आखिर पंचायत चुनाव टलने वाले हैं? जो जानकारी आ रही है विधानसभा के राज्य चुनाव के बाद ही होंगे। बिल्कुल अंकिता, देखिए पंचायत चुनाव चलेंगे या नहीं चलेंगे, जानकारी नहीं दी गई है। देखिए जो परिस्थितियां आ रही है, पंचायत चुनाव से पहले हो सकती है, क्योंकि जो पंचायत चुनाव की है आज 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई तो कार्यकाल यहाँ तक कार्यकाल रहने वाला है। लेकिन जो तैयारियां काफी तक नहीं हुआ है। की प्रक्रिया से ये बाकी है कि तमाम जल्दी से आसानी से नहीं होती है, ऐसे में भी उसमें वक्त लगना है। और दूसरी चीज आप देखिए कि पार्टियां चाहे विधानसभा चुनाव कर रहा है, तो ऐसे में कोई पंचायत चुनाव नहीं चाहता, तो इसके वजह माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में इस बार देरी हो सकती है और विधानसभा चुनाव तक पंचायत चुनाव कर जाए। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, प्रदेश में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचन का कार्यकाल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। वहीं बात करें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए फाइनल मतदाता सूची 15 अप्रैल को प्रकाशित होगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आ रही है रांची से, जहां तेजस्वी का रांची दौरा। सभी सीटों पर तैयारी शुरू कर दें, बोले तेजस्वी। झारखंड में परिसीमन होगा, संख्या बढ़ेगी, बोले तेजस्वी। कोई हमें अनदेखा नहीं कर सकता, बोले तेजस्वी। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रांची आए तेजस्वी यादव ने झारखंड की राजनीति में राजद की सक्रियता और भविष्य की बड़ी तैयारियों का बिफुल फूका और कहा कि झारखंड में परिसीमन होना है, विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में सभी सीटों पर तैयारी शुरू करें। झारखंड में राजद बड़ी ताकत है और कोई हमें अनदेखा नहीं कर सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमें यहाँ 7 सीटें मिली, इनमें से हमने 4 सीटें जीती। अगर गठबंधन में और सीटें मिलती हैं तो राजद और ज्यादा सीटें जीतता है। कुछ लोग हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह लालू प्रसाद की पार्टी टूटने वाली नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या अन्नपूर्णा देवी के भाजपा में जाने से राजद कमजोर हो गया है? कोई आए कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। झारखंड की जनता आज भी राजद के साथ है। भाजपा को हराने के लिए हमेशा हम लोग गठबंधन में मजबूती के साथ, एक साथ और आगे भी साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य राजद को फिर से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना है। ऐसे में कार्यकर्ता रोज 1 घंटा समय पार्टी को दे। तेजस्वी ने कहा कि झारखंड में भाजपा को रोकने में राजद का महत्वपूर्ण योगदान है।
आपको बता दें, राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद रांची आए तेजस्वी यादव ने झारखंड की राजनीति में राजद की सक्रियता और भविष्य की बड़ी तैयारियों का बिफुल फूंका है। उन्होंने कहा कि झारखंड में परिसीमन होना है, विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी, ऐसे में सभी सीटों पर तैयारी शुरू करें। झारखंड में राजद बड़ी ताकत है, हमें कोई अनदेखा नहीं कर सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमें यहाँ 7 सीटें मिली थी, इनमें से हमने 4 सीटें जीती थी। अगर गठबंधन में और सीटें मिलती तो राजद और ज्यादा सीटें जीतता। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां बारामती विधानसभा सीट पर नामांकन। महाराष्ट्र के बारामती में नामांकन का बिफुल। सुनेत्रा पवार आज नामांकन दाखिल करेंगे। शक्ति प्रदर्शन के साथ सियासत गरमाई, पवार परिवार के गढ़ पर घमासान। महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर पोट निवडणूक को लेकर आज नामांकन के साथ ही सियासी माहौल गरमा गया है। बारामती में आज नामांकन प्रक्रिया के दौरान सियासी हलचल तेज अपने चरम पर रही है। एनसीपी की ओर से सुनेत्रा पवार आज नामांकन दाखिल करेंगी, वहीं विपक्ष भी मुकाबले को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। कांग्रेस की ओर से आकाश मोर और का नाम चर्चा में है। बारामती सीट को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। ऐसे में यह पोट निवडणूक को सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। सभी दल इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सर्वजीत, बारामती विधानसभा सीट पर नामांकन हो गया है, वहीं सुनेत्रा पवार आज नामांकन दाखिल करेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी है? जिस तरह से अजित पवार के निधन के बाद वो जो बारामती की जो सीट है वो खाली थी, आज महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम सुमित्रा पवार वहां पर नामांकन दाखिल करेंगी। हालांकि उन्होंने सभी पार्टियों से एक अनुरोध किया है कि बिन विरोध वहां से जीत दिलाई जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रत्याशी है वहां पे जो आज नामांकन दाखिल करेगा। तो जिस तरह से आज नामांकन दाखिल किया जाएगा, जिसमें पूरी प्रोसेस की जाएगी और नामांकन के समय भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है वो वहां पे मौजूद रहेंगे, ऐसा चर्चाएं शुरू हैं। और वहीं उद्धव ठाकरे को भी फोन किया गया है सुमित्रा पवार की तरफ से, वहां पे समर्थन मांगा है। तो देखना है कि आज जो नामांकन जो वहां पे दाखिल किया जाता है, तो जिस तरह से उन्होंने अपील की है अपना विरोधी पक्ष पार्टियों से कि बिन विरोध वहां पे जो चुनाव है वो जीता जाए, ताकि बारामती के जो लोग हैं वहां पे उनकी जो समस्या है वो अजित पवार के जो उनकी पत्नी है निधन के बाद वो उनका जो है अपना आमदार जो विधायक का जो पद है वो उन्हें मिले और उनकी जो समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं, वो वहां तक जो है अपने धर्म तक ला सके। तो देखना है आज नामांकन जब किया जाता है तो क्या विरोधी पक्ष नेता नामांकन वापस लेते हैं या उनके अपना विरोध में वहां पर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बंगाल अधिकारी बंधक मामला स्वतः संज्ञान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम, एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी। पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया में लगे न्यायिक अधिकारियों को मालदा जिले में बंधक बनाए जाने की घटना पर लिए गए स्वतः संज्ञान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस घटना पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने मुख्य सचिव, डीजीपी, जिलाधिकारी और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने पूछा है कि कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिले पत्र के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए बंगाल अधिकारी वाला। जैसा कि आपने अभी रिपोर्ट में बताया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सख्त है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जुडिशियल ऑफिसर्स जो है अपॉइंट किए गए थे, उनकी जो उनको तकरीबन 9 घंटे तक मालदा में उनको बंधक बनाकर रखा गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि यह मामला एसआईआर, वेस्ट बंगाल एसआईआर को लेकर जो टीएमसी नेता ममता बनर्जी की तरफ से दाखिल किया गया, उस पर सुनवाई के दौरान हुआ था। हालांकि इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों से जो जुडिशियल ऑफिसर थे उनको अपॉइंट कर दिया था, जिससे कि जो एसआईआर के इलेक्टोरल रोल के लिए जो नाम के काटे जा रहे हैं उनकी अपील पर सुनवाई जल्दी से जल्दी हो सके। उसी आदेश के बाद ये सुनवाई चल रही थी और मालदा में ऐसी घटना हो जाती है जहाँ पे
जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त नाराजगी जाहिर करता है और ये स्पष्ट करता है कि जो मुख्य सचिव हैं और डीजीपी, जिलाधिकारी, एसपी, इन सबों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा था कि इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ईसीआई ने एनआईए को पत्र लिख के इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। साथ ही ये भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा था कि जो ये अधिकारी हैं वो अधिकारी रिपोर्ट के साथ 6 अप्रैल यानी कि आज की तारीख में वो सुनवाई के दौरान ऑनलाइन रहेंगे हाजिर और वो अपनी बात रखेंगे। साथ ही एनआईए की जो रिपोर्ट है वो भी कोर्ट में रखी जा सकती है, क्योंकि बहुत स्पष्ट था। पिछली बार सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ये स्पष्ट किया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई चल रही थी तो जो न्यायिक अधिकारी हैं ये पूरी तरीके से उनको डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उन जो न्यायिक अधिकारी थे उनको बंधक नहीं बनाया जाता। लेकिन हमारे आदेश के निर्देश के बावजूद भी वहां पे ऐसी चीजें हो रही थी और जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो प्रॉपर नहीं किए जा रहे थे और इस वजह से ये जो पूरी प्रक्रिया थी वो न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराने की थी। तो जो वहां की स्थिति थी उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एनआईए को दिया था और एनआईए ने फौरी तौर पर कार्य करते हुए तकरीबन 35 लोगों को अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है। विवेक, ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। 14 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे मोदी उत्तराखंड को देंगे कई योजनाओं की सौगात। 5 महीने के बाद प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे। इससे पहले वह 9 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह में आए थे। इस दौरान भी प्रधानमंत्री ने एफआरआई परिसर में राज्य के विकास के लिए 8,140 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। इसके साथ ही विकसित उत्तराखंड के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन, एक जिला, एक मेला समेत कई मंत्र दिए थे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से लोगों में काफी उत्साह है। देहरादून नई दिल्ली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के साथ ही अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीमांत गांव का प्रस्ताव किया। चमोली जिले के माड़ा गांव, उत्तरकाशी जिले के मुखवा, पिथौरागढ़ के आदि कैलाश का प्रवास कर देश दुनिया में पहचान दिलाई है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सतीश, पीएम मोदी का 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरा है, वहीं बताया जा रहा है कि वो कई योजनाओं को सौगात देने वाले हैं। देखिए, मैं बात करूं प्रधानमंत्री मोदी की, तो उनका 14 तारीख को दौरा है। सबसे पहले तो उनका ये है कि जो दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड बना है उसका उद्घाटन करना, फिर साथ ही अन्य जो योजनाएं हैं प्रदेश के हित के लिए उनका शिलान्यास करना, उनकी योजनाओं को धरातल पर उतारना। साथ ही उनका ये है कि 4 धाम यात्रा, खास करके जो 4 धाम यात्रा है, 4 धाम यात्रा में बहुत ज्यादा लगाव है प्रधानमंत्री मोदी का, खास करके केदारनाथ को लेकर। इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हर वक्त बात करते हैं कि केदारनाथ यात्रा में क्या कुछ रहने वाला है और किस तरीके से जो है केदारनाथ यात्रा सुचारू चले, खास करके वो फोकस रहता है। तो उसको लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार बात करते हैं तो वो चल रहा है। तो खास ये दौरा रहेगा कि एलिवेटेड रोड, उसके बाद जो है अन्य दौरे रहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी चुनाव में आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो चुनाव को लेकर लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी कोशिश करेंगे कि तीसरी बार सरकार बने और इसको लेकर भी खास फोकस रहेगा कि जनता किस तरीके से भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाने की बात होगी और जो है लगातार इस चीज पे खास करके फोकस रहेगा। ठीक है सतीश, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वे कल शाम गुवाहाटी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत बजाली जिले में भवानीपुर सोरभोग से करेंगे। इसके बाद वे होजाई और डिब्रूगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान के अंतिम चरण में तेजी आएगी। असम में 9 अप्रैल को मतदान होना है।
वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने असम के कामरूप में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे हमले किए हैं। राहुल गांधी ने असम की जनता के लिए न्याय और विकास का नया रोड मैप पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं भी की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।